Hello, everyone, and welcome to your own channel, Irina Instant Education. And in this video, I'm going to share with you some important questions which have been asked in your exams, in your competitive exams, and especially the stenographer exams. Right? So let's start without wasting any more time. The first question is: who among the following was the first Indian to be appointed as a judge of the International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले जज कौन रहे हैं? ठीक, अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट पहले। ऑप्शन ए डॉक्टर हर सिंह गौर, ऑप्शन बी जस्टिस रघुनंदन स्वरूप, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। Dr. Nagendra Singh was an Indian lawyer and administrator who served as president of the International Court of Justice from 1985 to 1988, right? 1985 से 1988 तक इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में सर्विस किया एंड he was one of the four judges from India to have been judges of International Court of Justice in Hague. ठीक है, जो चार जजेस इंडिया से चुने गए थे, नागेंद्र सिंह उनमें से एक थे। चार जजेस इंडिया से चुने गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द हेग में, और उन्हीं चारों में से डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी एक है। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज, अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाए, पहले चार लोगों में सबसे पहले चुने गए थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सो रिमेंबर द नेम. Your correct option is Dr. Nagendra Singh, right? Now, next question. Now, your second question is, which country is the largest producer of coffee in the world? Option A, Vietnam. Option B, Brazil. Option C, Colombia. And option D, India. सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होता है पूरे वर्ल्ड में? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जहां पे बहुत ज्यादा कॉफी होता है, वो उसका नाम है ब्राजील. Brazil is the world's largest coffee producer and producing nearly 40% of the world's coffee supply. पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफी सप्लाई होता है उसमें 40% तो ब्राजील से आता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी आइडियल होता है. वहां का जो क्लाइमेट है, ब्राजील का जो क्लाइमेट है, इट इज आइडियल फॉर कॉफी प्रोडक्शन एंड राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी है, सनलाइट भी है. ठीक है, टेम्परेचर्स भी जो ईयर अराउंड पूरा सही रहता है. सो at least 2.68 million metric tons of coffee each year. सोचिए, हर साल 2.68 million metric tons of coffee प्रोड्यूस होता है, एवरेज बताया जा रहा है. तो ब्राजील जो है का largest producer of coffee है. So correct option is option B, Brazil. Now the next option is, Homi J. Bhabha is considered the father of India's nuclear program. हिंदी में बोले तो परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस के जनक माने जाते थे. इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में. 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई में इनकी एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये परमाणु जगत के, परमाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम एंड भाभा इज क्रेडिटेड विद कंसीविंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. सबसे ज्यादा ये सबको नहीं पता, होमी जे भाभा भारत आए थे छुट्टियां बिताने, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उसके बाद उन्होंने भारत में उन्होंने सपना देखा कि भारत को एक बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे. उन्होंने रिसर्च सेंटर भी एस्टेब्लिश किया था, और उनके डेथ के उन्होंने एईईटी मैंने रिसर्च सेंटर जो था उनका, वो एईईटी के नाम से था, माने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. ठीक है, फाउंडर थे उन्होंने जो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे माने एईईटी का जो एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, उसके फाउंडर थे, डायरेक्टर थे. लेकिन जब उनका सैड डिमाइस हुआ, जब उनकी डेथ हुई, जब वो चले गए, तो उसी सेंटर को रीनेम कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उनके नाम पे, बिकॉज ही वॉज द फाउंडर. उस उस सेंटर के फाउंडर ये थे,
इसीलिए इनके डेथ के बाद उस जो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे उसको नेम चेंज करके उसको रीनेम कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया होमी जे भाभा। इसीलिए इनको इन्होंने ही सपना देखा था भारत को न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर परमाणु की ताकत जिसे कहते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा डेवलप करने की का सपना देखा था। तो इसीलिए इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। तो होमी जे भाभा इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंगलयान इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस मिशन? मंगलयान कौन से स्पेस मिशन, कौन से मिशन, स्पेस मिशन से रिलेटेड है? तो स्पेस माने अंतरिक्ष के मिशन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी एस्ट्रोसेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको अनऑफिशियली इसको मंगलयान बोला जाता है। संस्कृत में मंगल माने मार्स और यान माने क्राफ्ट या व्हीकल। तो मंगलयान इसको जो करेक्ट ऑप्शन है, मंगलयान जो है एसोसिएटेड है मार्स ऑर्बिटर मिशन से। ठीक है, मंगल से मार्स और यान माने व्हीकल। ठीक है, it was a space probe orbiting Mars since 24th September 2014 and it was launched on 5th November। इसका लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसरो, इसरो सबको मालूम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में। ठीक है, ये बता दिया मैंने मंगलयान का मीनिंग क्या है और कब लॉन्च किया गया था वो भी बता दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ये इतना चीजें इसलिए बताती हूँ कि जिससे आपको एक कहानी इसके पीछे पता रहेगा ना, तो आपका वो चीज ध्यान में रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, राइट। Now the next question is, which of the following elements is known as the king of chemicals due to its vast use in industry? इंडस्ट्री में, कारखानों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसी वजह से इस एलिमेंट को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे बोला जाता है, सॉरी। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को राजा बोला जाता है, किंग ऑफ एनिमल, किंग ऑफ केमिकल्स, राइट। किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है बाय बिकॉज इट इज यूज टू क्रिएट सो मेनी अदर वैल्यूएबल कंपाउंड्स। सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत सारे वैल्यूएबल कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए इसको फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पिगमेंट्स और डाइज और फार्मास्यूटिकल्स, जो एक्सप्लोजिव, डिटर्जेंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग एंड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड की का यूज होता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now question number 6. The word ferro in the term ferrous refers to which element? ये जो वर्ड है फेरो, फेरस में जो वर्ड फेरो है वो किस एलिमेंट से रेफर करता है? जिंक, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी लेड। तो फेरो जो मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड फेरम से आया है जिसका मतलब ही होता है आयरन। ठीक है, फेरो वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड फेरम से आया है जिसका मीनिंग होता है आयरन। दैट मीन्स, समझ में आ गया। फेरस में फेरो शब्द जो है कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू आयरन। फेरस का मतलब ही कंटेनिंग आयरन। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, दैट इज आयरन। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ऑथर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी कार्ल सेगन एंड ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो ऑथर हैं वो है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, एंड दिस इज द अपडेटेड एंड एक्सपेंडेड 10th एनिवर्सरी एडिशन। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, ये पायनियरिंग बुक है।
दिस न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर इज ए पायनियरिंग बुक, ठीक है। और पूरे रिलेटेड टू यूनिवर्स, इसमें स्टीफन हॉकिंग ने इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में इन्होंने ही हैज गिवन अस इंसाइट इनटू इंटेंस इश्यूज रिलेटेड टू द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के बारे में एक पूरा वो दिया है, ब्रीफ हिस्ट्री दिया है इन्होंने, ठीक है। फिजिसिस्ट थे ये, और इसके स्टीफन हॉकिंग। तो इसके राइटर, अगर पूछा गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर कौन है, तो ऑथर हो गया आपके स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? फर्स्ट इंडियन जो थे वो कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी सी विजेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी पीटी उषा। इसका करेक्ट ऑप्शन, जो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीता था, वो थे अभिनव बिंद्रा। He was the first Indian to win an individual Olympic gold medal. And in the किस में जीते थे? In the men's 10-meter air rifle event 2008 में, at the 2008 बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें मेंस 10-मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ये मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और yes, he was also the first Indian to hold both the Olympic and the world titles simultaneously for this event. इनको ओलंपिक और वर्ल्ड टाइटल दोनों मिला था। ओलंपिक ऑर्डर के हिसाब से हाईएस्ट ऑनर है जी, ये जो ओलंपिक के हिसाब से जो हाईएस्ट ऑनर ये माना जाता है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा इज योर करेक्ट ऑप्शन, हु वन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन जो थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। So your option is option B again. Now the next question is, the headquarters of the International Monetary Fund IMF is located in which city? तो ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है? इट वर्क्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए काम करता है, एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करता है। और ये इट वाज फाउंडेड इन 1944। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, एंड करंटली इसमें 191 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी। वॉशिंगटन डीसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को IMF भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। बहुत अच्छा काम करते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। So anyway, the correct option for this question is option C, right? Now the next question is, the Chandrayaan-2 mission was launched by India to explore which celestial body? Chandrayaan-2 मिशन जो लॉन्च किया गया था वो कौन से सेलेस्टियल बॉडी के लिए किया गया था? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी द मून, ऑप्शन सी द सन, ऑप्शन डी वीनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है, वो है द मून, ठीक है। इस मिशन का गोल था, इसका मकसद था मून के सरफेस को स्टडी करना। The mission's goal was studying the moon's surface, subsurface, exosphere, पूरा सब कुछ, and tracing the moon's evolution, origin, ठीक है। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, इनका मकसद था कि टेक्नोलॉजी को और एडवांस करें जो, और फ्यूचर साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स जो है उनको इंस्पायर करना, ठीक है। मून की पूरी एवोल्यूशन, ओरिजिन, उसको ट्रेस करना, मून की सरफेस को स्टडी करना, ये सब इनका गोल था, ये सब इनका इरादा था। इसीलिए ये चंद्रयान-2 मिशन किया गया था। किसके लिए किया गया था? द मून के लिए, चंद्रमा के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द मून।
Now, the next question, the Salim Ali Bird Sanctuary is located in which state? Salim Ali Bird Sanctuary कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी गोवा. Salim Ali Bird Sanctuary is located in Goa. गोवा, वेस्टर्न टिप ऑफ चराओ आइलैंड गोवा में है, along with मंडोवी रिवर. मंडोवी रिवर है वहां, उसके पास ये सेंचुरी है. ठीक है. 1.8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव हैबिटेट यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे काफी लोग रहते हैं गोवा में. तो ये मंडोवी रिवर के साथ लगा हुआ है ये सलीम बर्ड सेंचुरी. और कहाँ पे है? गोवा. बस इतना ध्यान रखिएगा. द सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा में. ठीक है, इट्स लोकेटेड इन गोवा. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज गोवा. Now the next question, which of the following is known as the Island of Pearls? Island of Pearls किसको बोला जाता है? Island of Pearls. Option A Sri Lanka, option B Maldives, option C Andaman and Nicobar Islands and option D Bahrain. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बहरीन. ठीक है. आइलैंड ऑफ पर्ल्स बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ पर्ल फार्मिंग एंड द कंट्रीज पर्ल्स रेपुटेशन फॉर देयर एलिगेंस एंड प्योरिटी. माने यहाँ पे पर्ल की फार्मिंग होती है, मोती फार्मिंग इंडस्ट्री है, पर्ल फार्मिंग इंडस्ट्री है ये. मतलब इट वाज वंस द बेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता था बहरीन. तो बहरीन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ जिसको आइलैंड ऑफ पर्ल्स बोला जाता है. ठीक है. पर्ल फार्मिंग इंडस्ट्री में था यहाँ पे, और बहुत सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे व्यापारी लोग जो वो यहाँ से ट्रेडिंग करते थे, यहाँ पे वो यहाँ पे व्यापार करते थे. बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के होते हैं, वाइट और लाइट येलो, इन सब कलर्स के भी होते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं कुछ तो ये बहरीन जो है इसको बोला जाता है आइलैंड ऑफ पर्ल्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसको बोला जाता है? बहरीन. ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज बहरीन. Now the next question is, the Great Barrier Reef is located off the coast of which country? Great Barrier Reef कहाँ पे, किस कंट्री के कोस्ट के पास है? Great Barrier Reef, option A United States, option B Australia, option C South Africa, option D New Zealand. Great Barrier Reef is a site of remarkable variety and beauty on the northeast coast of Australia. ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के में है. इसमें इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स. इसमें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कलेक्शन माने कोरल रीफ्स, जिसमें 400 टाइप्स ऑफ कोरल्स होते हैं, 1500 स्पेशीज फिश के होते हैं, एंड 4000 टाइप्स ऑफ होते हैं, मोलस्क होते हैं. तो ये क्यों इसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, किसके लिए जाना जाता है और कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है ये, और आपका, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन कोरल रीफ्स का यहाँ से मिलता है. ठीक है. और 400 टाइप्स कोरल्स के 400 टाइप्स यहाँ पे मिलते हैं. तो सोचिए, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ. कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया. Now, the next question, the International Day of Peace is observed. International Day of Peace किस दिन को माना जाता है? Option A 21st September, option B 10th December, option C 15th October, and option D 1st January. The International Day of Peace is observed on September 21st. Each year, हर साल September 21st को the International Day of Peace के रूप में माना जाता है. ठीक है. इसमें द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एस्टैब्लिश दिस डे टू प्रमोट पीस. जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था इस डे को नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसीलिए बोला था, इस दिन एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रमोट पीस को, शांति को बढ़ावा देने के लिए. मैंने 24 आवर्स नॉन वायलेंस रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो,
ठीक है, इस चीज के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ये पीस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट डेट क्या है? 21 September। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। The next question, the name of the first artificial earth satellite is, सबसे पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट कौन सा है? द हबल, द एक्सप्लोरर 1, स्पुतनिक 1, अपोलो 1। स्पुतनिक 1 इसका हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1 को जो है वो द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ एंड इट वाज लॉन्च्ड इनटू एन इक्लिप्टिव लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और कभी कभी समटाइम्स इट रिफर्स टू सिंपली स्पुतनिक, कभी कभी स्पुतनिक भी बोला जाता है, स्पुतनिक 1 भी बोला जाता है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। ठीक है, तो ये हो गया स्पुतनिक 1 आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question, which of the following is known as the daughter of the Indian Revolution? Daughter of Indian Revolution किनको बोला जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई एंड ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जिनको डॉटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है, वो है आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को परसुएट किया था कि वो जो रेस्ट्रिक्ट ना रखे मेन सैलून, मैंने गांधी जी जब सॉल्ट मार्च भी किया था तो उन्होंने मेन को मैंने आदमियों को लेके सत्याग्रह जब मूवमेंट किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, तो उसमें जो उन्होंने केवल मेन को रखा था, वुमेन लोगों को नहीं रखा था। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ही उनको परसुएड किया, उनको मनाया कि नहीं, इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध में, जो सत्याग्रह हो रहा है, इस आंदोलन में हम औरतें भी शामिल होंगे। और ये खुद भी शामिल हुई थी। शी वॉज herself one of the numerous women who कोर्टेड अरेस्ट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट और लिकर लॉ। मैंने सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक इन्होंने किया था, इन्होंने नमक आंदोलन जन्म को इन्होंने उस पर हिस्सा लिया था और उस लॉ को, उस कानून को उन्होंने तोड़ा था और खुद ये जेल भी गई थी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो थी, ये है इनको इसीलिए डॉटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बता दिया, क्योंकि इन्होंने गांधी जी शी इज शी वॉज वन ऑफ द वुमेन नोन फॉर परसुएडिंग गांधी जी फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, औरतों को शामिल करने के लिए इन्होंने ही गांधी जी को मनाया था कि हाँ, औरतें भी इस आंदोलन में शामिल होंगी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Now, the next question is, the famous black hole theory is associated with which scientist? Black hole theory. Option A, ब्लैक होल थ्योरी से एसोसिएटेड कौन से साइंटिस्ट हैं? कौन से साइंटिस्ट हैं? ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग एंड ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग और इनके साथ रोजर पेनरोज भी थे, उनका नाम इसमें है नहीं। स्टीफन हॉकिंग एंड रोजर पेनरोज या एसोसिएटेड विद फेमस ब्लैक होल थ्योरी, ये दोनों लोग ब्लैक होल थ्योरी से एसोसिएट थे। लेकिन बिकॉज आप लोगों को इन्हीं चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, इसीलिए रोजर पेनरोज का नाम नहीं दिया है, उनका नाम दिया होता तो वो भी होते। लेकिन फिलहाल इसमें नाम स्टीफन हॉकिंग अकेले का है, रोजर पेनरोज का नहीं है, तो स्टीफन हॉकिंग ही हमारे ब्लैक होल थ्योरी से रिलेटेड माने जाते हैं। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग थे कौन? ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन ब्लैक होल थ्योरी पे, काफी मैंने इन्होंने वर्क किया। और 1971 में हॉकिंग डिराइव्ड द लॉ दैट द टोटल एरिया ऑफ ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन शुड नेवर श्रिंक। उन्होंने ही किया था कि ये जो टोटल ब्लैक होल जो इवेंट होराइजन में, इसे श्रिंक नहीं होना है। ठीक है, तो एनीवे, तो स्टीफन हॉकिंग इसमें जो ब्लैक होल थ्योरी से एसोसिएटेड, इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे?
साइंटिस्ट मैंने बताए दो थे, स्टीफन हॉकिंग और रोजर पेनरोस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका केवल स्टीफन हॉकिंग दिया है, रोजर पेनरोस तो दिया नहीं है, तो स्टीफन हॉकिंग ही आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question, the Bharat Ratna Award was instituted in which year? भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1962 एंड ऑप्शन डी 1960। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है द भारत रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954, जनवरी 2 1954, सेकेंड जनवरी। ये सेकेंड जनवरी दिया नहीं है, मैंने बोल दिया, सेकेंड जनवरी 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, शुरू हुआ था। और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एनीवन हु इज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, माने कोई जाति वाति का भेदभाव नहीं होता है, ऑक्यूपेशन क्या पेशा है या कौन सा पोजीशन है, कौन सा सेक्स है, जेंट्स है, माने लड़की मेल है फीमेल है, कोई भी चीज इसमें नहीं देखा जाता है। कोई भी एलिजिबल हो सकता है इसके लिए, इस अवार्ड के लिए कोई भी एलिजिबल हो सकता है। एनीवन विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, तो भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था, शुरू हुआ था 1954, सेकेंड जनवरी 1954। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1954। Now the next question, who is regarded as the father of the Indian Renaissance? Yes, father of Indian Renaissance. किसे बोलते हैं, किनको बोला जाता है? ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है राजा राममोहन रॉय जी को। राजा राममोहन रॉय जो पैदा हुए थे 1772 में और 1883 में इनका डेथ हुआ था। He is known as the father of Indian Renaissance. He was a writer, he was a reformer who brought about social, religious, and educational changes in 18th and 19th century India. 18th और 19th century इंडिया में इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए थे, काफी सारे बदलाव किए थे सोसाइटी में, मतलब समाज में, रिलीजियस फील्ड में, धर्म में काफी कुछ इन्होंने रिफॉर्म किया था, काफी कुछ इन्होंने सुधार किया था। इसीलिए एक तो राइटर भी थे और सुधारक भी थे, समाज सुधारक जिसे बोलते हैं, रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, और इन्होंने ही ब्रह्म समाज का भी फाउंडेशन किया था। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का भी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज के फाउंडर भी राजा राममोहन रॉय थे, और सोशलिस्ट थे, राइटर माने, यस, सोशल चेंजेस इन्होंने बहुत सारे किए, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां के रूप में जाना जाता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज राजा राममोहन रॉय। Now, the next question is, which of the following was the first Indian company to be listed on the New York Stock Exchange, NYSE? Right. पहली कौन सी ऐसी फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन सी थी जिसका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में लिस्ट हुआ था, लिस्ट नाम पड़ा था? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, ऑप्शन बी इंफोसिस, ऑप्शन सी विप्रो एंड ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंफोसिस, ऑप्शन बी इंफोसिस। इंफोसिस is a global IT and consulting company that specializes in digital services, right? Infosys first company है to be listed on the New York Stock Exchange. ठीक है, तो your correct option is Infosys. Now the next question is, who was the first woman to receive the Gyanpith Award? ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहली वुमन कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम एंड ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आशापूर्णा देवी। क्यों है? क्योंकि पहली वुमेन थी जिनको आशापूर्णा देवी वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1976।
पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी जो 1976 में इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। एंड शी इज नोन फॉर बंगाली नॉवेल्स। बंगाली नॉवेलिस्ट थी, पोएट भी थी। बंगाली नॉवेल्स लिखने के लिए और कविताएं लिखने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए ये बहुत फेमस थी। और अवार्ड विन किया इन्होंने काफी, अवार्ड विनिंग वर्क इन्होंने काफी कुछ पब्लिश किया। और उसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। प्रथम प्रतिश्रुति, द फर्स्ट प्रॉमिस, ये इन्होंने किए लिखा था। प्रथम प्रतिश्रुति बंगाली में एक इन्होंने लिखी थी नॉवल, प्रथम प्रतिश्रुति, जिसका मतलब है द फर्स्ट प्रॉमिस। इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1964 में। और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। और दूसरे ऑनर भी इनको मिले हैं, पद्मश्री मिला है। इनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में, इंडियन लिटरेचर में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है, वो इनको मिला था, जो कि 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। और पहली महिला थी जो आशापूर्णा देवी, जिनको ये अवार्ड मिला था। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी। Now the next question, who is considered the father of the Indian space program? फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको माना जाता है, किन किनको माना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सतीश धवन एंड ऑप्शन डी होमी भाभा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है विक्रम साराभाई जी को। विक्रम अंबालाल साराभाई पूरा नाम है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी महान साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट में से एक है ये। और एक थे। एंड ही इज, दैट्स व्हाई ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है। इन इन ही इज, इनफैक्ट ही वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इनोवेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड विजनरी। उन्हें बहुत कुछ गुण था, ये साइंटिस्ट भी थे, इनोवेटर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक है। तो बहुत इंडिया के जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनमें से विक्रम अंबालाल साराभाई जो है वो माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है। इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question, the Terracotta Army was discovered in which country? Terracotta Army ये कौन से कंट्री में डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी इजिप्ट। इजिप्ट। सो इसका जो टेराकोटा आर्मी जो है वो डिस्कवर किया गया था चाइना में 1974 में। ठीक है। शंगसी प्रोविंस में जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, उसका नाम है शंगसी। शंगसी। और ये 1974 में चाइना में इसको डिस्कवर किया गया था, टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा आर्मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ 20th सेंचुरी। मैंने बहुत नाम है। इट वाज, दिस आर्मी वाज बिल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ क्वीन शिंग हुआंग, द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना। जो एम्परर के फर्स्ट एम्परर थे किन शिंग हुआंग, उनके ऑर्डर से, उनके आदेश से ये आर्मी, टेराकोटा आर्मी तैयार हुआ था, की गई थी 1974 में चाइना में। ठीक है। कितनी सारी बातें मैंने बता दी। किन के ऑर्डर से बना था, कब बना था, कहाँ बना, किस देश में बना था, सब बता दिया गया। चाइना में बना था और शांगजी प्रोविंस में बना था। और किन शिंग हुआंग के जो फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना थे उनके ऑर्डर से बना था। और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स 20th सेंचुरी के जितने भी बड़े बड़े चीजें जो डिस्कवर किया गया उनमें टेराकोटा आर्मी भी है, जिनका नाम है, टेराकोटा आर्मी का भी नाम है। तो टेराकोटा आर्मी डिस्कवर किया गया था चाइना में। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन इज चाइना, ऑप्शन ए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल गार्डन्स इन कश्मीर आर आल्सो नोन एज, जो कश्मीर के जो मुगल गार्डन्स हैं उनको क्या बोला जाता है? मुगल गार्डन के अलावा और क्या क्या बोला जाता है? निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे नामों से जाना जाता है। जो मुगल गार्डन्स है, निशात बाग भी बोला जाता है, शालीमार बाग भी बोला जाता है, चश्मे शाही बोला जाता है। और तीनों चीजों से,
तीनों ये सारे नामों से जाना जाता है मुगल गार्डन्स, इसीलिए मुगल गार्डन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। Now the next and last question is, the famous iron pillar at Mehrauli in Delhi is associated with which dynasty? ऑप्शन ए गुप्ता, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मुगल। कौन से वंश, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड, कौन से वंश से रिलेटेड, गुप्ता वंश, मौर्य वंश, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड आयरन पिलर माना जाता है जो कि मेहरौली दिल्ली में है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा गुप्ता डायनेस्टी। क्यों गुप्ता डायनेस्टी? क्योंकि आयरन पिलर में जो दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली में है, वो उसमें जो पिलर्स हैं उसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो उसमें मेंशन किया गया है एक रूलर का नाम, जिनका नाम चंद्र था। और चंद्रा जो कि हु इज लाइकली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी, माना जाता है चंद्र जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। और पिलर में इन दिस पिलर is believed to have been constructed between 375 to 415 CE, and इसमें रिकॉर्ड है पूरा। in this pillar it is believed to record the achievements of Chandragupta II। जितने भी चंद्रगुप्त सेकंड के जितने भी अचीवमेंट्स थे, क्या क्या उन्होंने हासिल किया, क्या क्या उन्होंने कब्जा किया, कहाँ कहाँ उन्होंने रूल किया, वो सारी चीजें इस पिलर में लिखा हुआ है। इसीलिए और ये पिलर की खासियत ये इसमें रस्ट रेजिस्टेंट है। इसमें ऐसा मेटल कंपोजिशन कर रखा है, मेटल्स का, धातुओं का कंस्ट्रक्शन में। इस पिलर को बनाने में ऐसे धातुओं का, ऐसे मेटल्स का यूज किया गया है जो रस्ट फ्री है, जिसमें कभी जंग लग ही नहीं सकता। सोचिए कितना दिमाग था उस समय के राजा लोगों में। तो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो इंस्क्राइब्ड, जो इसमें जो खुदा हुआ जो नाम है वो नाम चंद्र का लिखा हुआ है, और चंद्र जो है माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी के थे। और इस पिलर में जितने भी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है वो सारे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त टू के अचीवमेंट्स के बारे में पूरा लिखा गया है। इसीलिए माना जाता है आयरन पिलर जो है मेहरौली में, जो दिल्ली में है, वो कौन सी डायनेस्टी से है? वो है आपका गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है। बहुत पिलर जो है वो 7.2 मीटर्स हाई है, वेट इसका 3 टन से भी ज्यादा है। कितनी सारी खासियतें हैं इसमें। ठीक है, इसमें इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें रूलर्स के नाम है, अचीवमेंट्स हैं। रस्ट रेजिस्टेंट है, फेमस है, इस रस्ट रेजिस्टेंट है। इसमें मेटल्स ऐसे यूज हैं जो इसके कंस्ट्रक्शन में कॉम्पोजिशन ऐसे कर रखा है मेटल्स का कि इसमें रस्ट नहीं लगता, इसमें जंग नहीं लगता। इसकी हाइट 7.2 मीटर्स है और इसकी वेट 3 टन से भी ज्यादा है। कितना सारा चीज, कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा, इस पिलर को विष्णुपद, this pillar the pillar is also known as Vishnupad in the honor of Lord Vishnu के ऑनर में, सम्मान में इस पिलर को विष्णुपद भी बोला जाता है। कितनी सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है। सो अब भूला भी जाएंगे तो नहीं भूल पाएंगे। तो आयरन पिलर जो मेहरौली में है दिल्ली में, वो किससे एसोसिएटेड है? गुप्ता डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay, so here is we come to the end of this video, and I thank you all for watching, and I bless you, and my all good wishes are with you. खूब पढ़िए, खूब सक्सेस पाइए, खूब सफलता पाइए, और भगवान करे आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, खूब शेयर करिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब तरक्की करिएगा। थैंक यू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू।